आप जानते हैं, पानी के जहाज से माल उतारा जाता है, फिर ट्रकों में लादा जाता है, फिर वो गाड़ियों में लगता है, फिर उसके बाद वो गाड़ियां गांव-गांव चली जाती हैं माल बांटने के लिए। तो ऐसा ही हो गया। तो बाबू गेनू ने क्या किया कि एक गाड़ी ऐसी ही विदेशी माल की भरी हुई जाने की तैयारी में थी, बाबू गेनू उसके आगे लेट गए और अंग्रेज उसको चला रहा था। तो अंग्रेज ने कुछ नहीं देखा और बाबू गेनू के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो स्वदेशी आंदोलन ने ऐसे ऐसे संकल्पवान कार्यकर्ता पैदा किए कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना विदेशी माल को शहर में जाने से रोकने के लिए गाड़ी के नीचे लेट गए और एक अंग्रेज ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी और बाबू गेनू का स्वर्गवास हो गया, शहादत उनकी हो गई। ऐसे संकल्पवान स्वदेशी कार्यकर्ता पैदा हुए थे और इनकी संख्या कितनी थी? 1,24,00,000 के आसपास पूरे देश में ये कार्यकर्ता थे। आखिर ये सारे के सारे कार्यकर्ता विदेशी माल नहीं बिकने देंगे और विदेशी माल का उपयोग नहीं होने देंगे, ये संकल्प लेके क्यों काम कर रहे थे? कारण ऐसा था कि उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी का माल पूरे भारत में बिकता था और उस माल की बिक्री से हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा होता था। आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक साल में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत देश में अपना माल बेचकर करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए का फायदा होता था। आज के हिसाब से बात करूं 1905 के आंकड़े बताते हैं, दस्तावेज बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक साल में 70 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाती थी इस देश में से, और उस जमाने का 1 रुपया 2009 के 300 रुपए के बराबर है इस समय। 1905 में 1 रुपए की जितनी कीमत होती थी, आज सन 2009 में उतनी ही कीमत 300 रुपए की है। इसका मतलब क्या है? रुपए का अवमूल्यन 1905 से आज तक 300 गुना हो चुका है। तो 300 का गुणा कर लो 70 करोड़ में, लगभग 21,000 करोड़ रुपए आज के मूल्य के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कमाती थी, उनका सामान बेचकर यहां से पैसा कमाती थी। तो समस्या क्या होती थी? हर साल भारत का 21,000 करोड़ रुपए लंदन चला जाता था। और यह सिलसिला कब से चल रहा था? जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब से। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1618 में भारत आ गई थी। अपने जयदीप भाई थोड़ी देर पहले आपसे कह रहे थे, एक राजा था इस देश में, उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले एक एजेंट आया था, उसका नाम था टॉमस रो। उसको अंग्रेज लोग थॉमस रो भी कहते हैं। टॉमस रो भी कुछ लोग बोलते हैं, थॉमस रो भी बोलते हैं। तो टॉमस रो सबसे पहले आया 1618 में और उसने जहांगीर के सामने एक पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि हमको भारत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए, वो आप दे दो। तो ये जो पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में था। तो अंग्रेजी भाषा में उन्होंने कहा हमको ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए, माने ट्रेड करने के लिए लाइसेंस चाहिए। जहांगीर को ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं थी। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं थी। जहांगीर को उर्दू आती थी, फारसी आती थी, हिंदी आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी। पत्र अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया। तो जहांगीर ने अपने एक दरबारी से वो पत्र पढ़वाया कि पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उस दरबारी ने आधा सच आधा झूठ बताया, क्योंकि वो दरबारी अंग्रेजों से मिला हुआ था। टॉमस रो ने उसको पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था कि इस पत्र का अगर भाषांतर पूछेगा जहांगीर तो क्या बताना है। तो क्या बताया उसने? उसने कहा कि ये पत्र है, ईस्ट इंडिया नाम की इंग्लैंड की कंपनी का है, ये आपसे व्यापार करने का लाइसेंस मांग रहे हैं। तो जहांगीर ने पूछा व्यापार क्या करोगे भाई? कुछ खरीदोगे, कुछ बेचोगे, तभी तो व्यापार होता है ना। लेकिन इंग्लैंड में व्यापार का मतलब कुछ और होता था उस जमाने में। अंग्रेजों की जो डिक्शनरी है ना, मूल डिक्शनरी, उसको कहते हैं वेबस्टर डिक्शनरी। वेबस्टर डिक्शनरी अगर आपको मिल जाए 17वीं शताब्दी की, तो आप जरूर उसमें ढूंढ सकते हैं उसमें व्यापार का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी का शब्द है TRADE, ट्रेड।
हम ट्रेड का मतलब निकालते हैं व्यापार। इंग्लैंड में ट्रेड का अर्थ होता था लूट मार, और सारा झमेला यहीं से शुरू हो गया। उसमें लिखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करेगी, तो जहांगीर के दरबारी ने समझाया कि ये व्यापार करेंगे। व्यापार करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे। तो जहांगीर को लगा इसमें आपत्ति क्या है, हमारे यहां से कुछ खरीद के ले जाएंगे और हमको कुछ बेचेंगे, इसमें आपत्ति क्या है। जहांगीर को उस दरबारी ने यह नहीं बताया कि ट्रेड का असली मतलब होता है लूट मार, लूट लेना किसी को। इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में ट्रेड शब्द का अर्थ इस्तेमाल होता था लूट मार के लिए। तो जब पत्र प्रस्तुत हुआ जहांगीर के सामने, तो जहांगीर ने कहा ठीक है, व्यापार ही तो करेंगे। दरबारी ने कहा कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे। वास्तव में उनकी मंशा क्या थी, लूट मार का लाइसेंस लेने के लिए। तो जहांगीर ने हां कर दिया। जहांगीर अगर ये कर लेता कि वो पत्र किसी दूसरे को पढ़वा लेता तो खुलासा हो जाता। उसने सोच लिया कि ये अपना ही आदमी है, सही बताएगा। उसने तुरंत सही कर दिए, दस्तखत कर दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट मार करने का लाइसेंस मिल गया। और जिंदगी भर ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक भारत में रही, वो उसी लाइसेंस को दिखाते थे कि देखो आपके राजा ने हमको लूट मार करने का लाइसेंस दिया है, आपके राजा ने, भारत के राजा ने हमको लाइसेंस दिया है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूछा गया कि भाई आप कहां से व्यापार शुरू करेंगे या लूटमार शुरू करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा सूरत शहर से करेंगे। सूरत ही क्यों, भारत में तो ऐसे 600 से ज्यादा शहर थे। आगरा था, अलीगढ़ था, बरेली था, दिल्ली था, शाहजहांपुर था, सहारनपुर था, रुड़की था, हरिद्वार था, ऐसे 600 से ज्यादा शहर थे। सूरत ही क्यों, कारण यह था कि उस जमाने में सूरत भारत का सबसे बड़ा पैसे वाला शहर था। आज मैं आपसे यह पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर कौन सा, तो क्या कहेंगे आप, मुंबई कहेंगे ना। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल भारत में मुंबई है। सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला शहर मुंबई है, सबसे ज्यादा टैक्स जहां इकट्ठा होता है वो मुंबई है। 1618 में मुंबई जैसा शहर होता था सूरत। सूरत में सबसे ज्यादा पैसा था उस जमाने में, बहुत पैसा था। सूरत में रहने वाले लोगों के पास कितना पैसा था उसके बारे में एक आपको कहानी सुनाता हूं। एक अंग्रेज अधिकारी इस देश में आया, उसका नाम था बर्नियर। वो सूरत में घूमा और 17 साल रहा। तो उसने वर्णन लिखा सूरत के बारे में। तो वो कहता है कि मैं सूरत के किसी भी घर में गया तो हर एक घर में मैंने सोने के सिक्कों का ऐसा ढेर देखा जैसे गेहूं और चने का ढेर लगा रहता है। हर एक घर में सोने के सिक्कों का ऐसा ढेर देखा जैसे घरों में गेहूं और चने का ढेर होता है। और बर्नियर अपनी डायरी में लिखता है कि सूरत के लोग इतने मालदार हैं, इतने पैसे वाले हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी संपत्ति है। वो अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने बहुत लोगों के घरों में पूछा कि आपके पास कितने सोने के सिक्के हैं, तो हर एक ने मुझे जवाब दिया मालूम नहीं कितने सोने के सिक्के हैं, क्योंकि गिने नहीं है। और फिर वो बर्नियर कहता है यहां के लोग तो बोलते हैं कि ये सोने के सिक्कों को तराजू में तौल के रखते हैं, 10 किलो 20 किलो 50 किलो 100 किलो, गिनने की फुर्सत नहीं है किसी के पास, इतने सोने के सिक्के घर घर में हैं। फिर वो अपनी डायरी में लिखता है कि अगर सूरत शहर को ही लूटना पड़े तो इसी एक शहर को लूटने में कम से कम 1000 साल लग जाएंगे, इतनी संपत्ति इस शहर में है। सूरत बहुत पैसे वाला शहर था। आप पूछेंगे भाई सूरत में पैसा कहां से आया, इतने सोने के सिक्के कहां से आए। सोने का सिक्का इस देश में सोना पैदा नहीं होता, आपको मालूम है। इस देश में सोने का उत्पादन ज्यादा नहीं होता। सोने की एक ही खदान है इस देश में, वो भी कर्नाटक में है, कोलार में, एक ही खदान है।
बाकी तो दूसरी है ही नहीं पूरे देश में। तो जिस देश में सोने की एक ही खदान हो, वहां लोगों के घर घर में सोने का ढेर लगा हो, ये कहां से आया? सूरत उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जैसे आज मुंबई है